मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश, ये आज की क्लास का टॉपिक है अपना। आज से ही अपना लेक्चर चालू जो हुआ है मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, ये आगे भी एक दो लेक्चर और इसके होंगे। जैसे मैंने बताया काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, और इसमें हम कई सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। आपको कुछ के बारे में पता होगा, कुछ के बारे में नहीं भी पता होगा, तो अपन कई सारे नई नई चीज़ों के बारे में इसमें जानेंगे मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था के संबंध में। ये जो टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, हम इसमें मध्य प्रदेश की या किसी भी राज्य की राज्य व्यवस्था के कितने भाग होते हैं, या उसकी जो पूरी प्रशासनिक प्रणाली है वो कितने भागों में बटी होती है, उसके बारे में भी जानेंगे और उनको अलग अलग लेक्चर्स में अपन जो है कंप्लीट करेंगे। तो आप इसको देखते हैं, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, पॉलिटी ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश का राजनीतिक इतिहास, आप एक तरह से ये मान के चलें कि ये जो हम पढ़ रहे हैं आज का टॉपिक, इट इज अबाउट पॉलिटी या पॉलिटिकल राजनीति जो अपन पढ़ते हैं, भारत की राजनीति हम पढ़ते हैं, ये मध्य प्रदेश की राजनीति के संबंध में है। मैंने आपको मध्य प्रदेश का भूगोल बताया था, एक अलग से टॉपिक था मध्य प्रदेश का भूगोल, उसके अंदर कई सारे सेक्शंस थे। उसी तरीके से मध्य प्रदेश का राजनीति है, मध्य प्रदेश की राजनीति है, और इसमें भी कई सारे अलग अलग चैप्टर्स होंगे और इसमें भी कई सारे टॉपिक अपने को पढ़ने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश का राजनीतिक इतिहास, अगर अपन ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश का जो प्राचीन भारत में क्या भूमिका थी मध्य प्रदेश की, और उस टाइम पर मध्य प्रदेश किन भागों में बटा हुआ था, मध्य प्रदेश पर किन राजवंशों का शासन था, वो सब एक अलग टॉपिक है। वो अपने आप में एक पूरा इतिहास होता है, मध्य प्रदेश का इतिहास करके एक टॉपिक होता है, उसमें सारे राजवंश वगैरह के नाम आते हैं, मध्य प्रदेश में किन किन राजवंशों का शासन था, वो सब चीजें आती हैं। तो मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को अगर अपन देखते हैं तो प्राचीन काल में संपूर्ण भारत को प्रशासनिक दृष्टि से 16 महाजनपदों में बांटा गया था। प्राचीन काल में संपूर्ण भारत को प्रशासनिक दृष्टि से 16 महाजनपद में बांटा गया था। इन 16 महाजनपदों में से चेदी और अवंती महाजनपद वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आते थे। यानी कि अगर अपन प्राचीन भारत, आप लोगों ने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो प्राचीन इतिहास में वर्णन किया गया है कि मध्य जो भारत है आपका, उसको 16 महाजनपदों में बांटा गया था। 16 महाजनपद थे प्राचीन भारत के अंदर। ठीक है, आपने अगर रामायण महाभारत देखी होगी तो उसमें भी कई नाम आते हैं आपके, अंग देश का आता है, कुरु देश का आता है, ठीक है, और भी गांधार देश का नाम आता है, ऐसे कई पांचाल देश का नाम आता है। तो ये सब भारत के अंदर ही थे, अलग अलग महाजन, मगध का नाम आता है। तो ये सब आपके जो है भारत के अंदर थे, और इस तरीके से भारत को पूरे 16 महाजनपदों में बांटा गया था। उसमें एक चेदी राज्य भी आता है आपका, चेदी देश भी आता है, महाभारत में भी इसका वर्णन है चेदी राज्य का। चेदी राज्य की जो है रुक्मणी थी, जो जिनसे कृष्ण का विवाह हुआ है, वो चेदी राज्य की राजकुमारी थी। तो चेदी राज्य भी आता है आपका, और आपका अवंती महाजनपद, ये दोनों महाजनपद वर्तमान मध्य प्रदेश में लगते थे आपके। अवंती जो है वर्तमान उज्जैन का जो क्षेत्र है आपका पूरा, जिसको उज्जैनी के नाम से उस टाइम पर जाना जाता था, तो अवंती महाजनपद था। और ये जो पूरा निवाड़ का क्षेत्र है और इसके नीचे का भी कुछ इलाका आपका चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था, जिसमें जो है आपका बड़वानी और इधर आपका पूरा खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और आगे के क्षेत्र भी आपके जो है इसमें आते थे। चेदी महाजनपद के अंतर्गत ये सारा इलाका आता था। तो कहने का मतलब यह है कि आपका प्राचीन काल से ही मध्य प्रदेश एक राजनीतिक रूप से अपना काफी महत्व रखता है। ठीक है, और प्राचीन काल के 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद मध्य प्रदेश, वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा में आते थे। यानी कि उस टाइम पर तो कोई मध्य प्रदेश जैसा कुछ था नहीं, लेकिन 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद जो है वर्तमान मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते थे।
आजादी से पूर्व 7वीं तथा 18वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश पर होलकरों का, सिंधियाओं का, बघेलों का और बुंदेलखंडियों का शासन था। हाँ, कोई कुछ कहना चाहता है क्या? सर स्पीड में नहीं आ रही। स्लाइड नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही सर। दिख रही है भैया। मैं रिकनेक्ट कर देता हूँ, आपके नेटवर्क में समस्या हो सकती है, मैं फिर से रिकनेक्ट कर देता हूँ, आ जाएगी। सो अब आपको दिखाई दे रही होगी शायद। हाँ सर अब आ गई। आजादी से पूर्व 7वीं तथा 18वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश पर होलकरों का, सिंधियाओं का, बघेलों का और बुंदेलखंडियों का शासन था। ठीक है, तो सिंधियाओं का शासन आपने को पता है कि अपने मध्य भारत के क्षेत्र में था, यहाँ पर अपनी पश्चिमी रियासतों में। होलकर का शासन इंदौर की तरफ था, आपका होलकरों का शासन था इंदौर में, है ना। बुंदेलखंडियों का शासन छतरपुर वगैरह की साइड था, पूरा बुंदेलखंडी क्षेत्र था ये, छतरपुर और पन्ना, टीकमगढ़, ये सब बुंदेलखंडियों का क्षेत्र था। बघेलों का शासन आपका जो है रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, ये सब बघेलों का शासन था इस पूरे क्षेत्र में आपका। तो ये वो शासक थे जो प्राचीन काल में, ज्यादा प्राचीन की बात नहीं चल रही है, तो अभी 7वीं 18वीं शताब्दी की बात चल रही है। उस टाइम पर ये शासन जो है ये शासक जो है मध्य प्रदेश में शासन करते थे। अगर अपन इससे भी पीछे जाएंगे तो और भी कई शासकों ने जो है मध्य प्रदेश पर शासन किया है ना। वो मध्य प्रदेश का इतिहास अगर अपन कभी पढ़ेंगे आगे, तो मैं उसमें आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत कि कौन कौन से शासकों ने मध्य प्रदेश पर शासन किया है। ठीक है, तो ये 7वीं और 18वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश पर होलकरों, सिंधिया तथा बुंदेलखंडियों का शासन था। आजादी के पश्चात 1947 से 1956 तक मध्य प्रदेश को प्रशासनिक दृष्टि से 3 रियासतों में या 3 खंडों में बांटा गया, जो कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी जिसको नाम दिया गया। ये कब की बात चल रही है? 1947 से 1956 तक की, हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं जब मैंने आपको मध्य प्रदेश का गठन एवं विकास ये टॉपिक पढ़ाया था। उस टाइम पर मैंने आपको इन सबको बताया था कि पार्ट ए के अंदर कौन कौन से भाग आते थे, पार्ट बी में क्या आता है, पार्ट सी में क्या आता है। पार्ट ए में जबलपुर और महाकौशल का पूरा क्षेत्र आता था आपका। ठीक है, जबलपुर और महाकौशल का जो भी पूर्वी क्षेत्र है वो सब पार्ट ए में आता था। पार्ट बी में आपका पश्चिमी क्षेत्र आता था, जिसमें मुख्य रूप से आपका उज्जैन, ग्वालियर और इंदौर थे आपके, इनके साथ का पूरा क्षेत्र लगता था आपका पार्ट बी में। और पार्ट सी आपका विंध्य प्रदेश का जो पूरा क्षेत्र था, और साथ के साथ में भोपाल रियासत जो थी आपकी, वो पार्ट सी का हिस्सा थी। ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसको ए, बी और सी 3 पार्ट में बांटा गया था 1947 से 1956 तक। ये एक टेम्परेरी डिवाइडेशन था, अस्थायी विभाजन था, और तब तक के लिए किया गया था जब तक कि राज्य का गठन नहीं हो जाता है। ठीक है, फिर आपका 1 नवंबर 1956 को वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ, जो कि 1 नवंबर 2000 को पुनः 2 अन्य राज्यों में विभाजित हो गया। ये भी हमने पढ़ा है आपका। 2 राज्य बने थे आपके 1 नवंबर 2000 को, और एक था आपका छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश के तत्कालीन मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा पूरा छत्तीसगढ़ में चला गया था, पूर्वी दक्षिण पूर्वी हिस्सा। और आपका जो है बाकी का हिस्सा मध्य प्रदेश के रूप में जाना गया। तो आज का जो हमारा नक्शा है मध्य प्रदेश का, वो 1 नवंबर 2000 से चल रहा है आपका। ठीक है, और इसका पूरा एक इतिहास मैंने आपको पढ़ाया है इनके सबके संबंध में। ठीक है, तो हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इस चीज को लेकर के नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आप मेरा लेक्चर देख सकते हो, मध्य प्रदेश का गठन एवं विकास, इसका कि या दूसरा या तीसरा चौथा ही लेक्चर था, आप देख लेना। अगर किसी के पास में वीडियो ना हो तो मेरे से वीडियो मांग लेना, मैं उसकी वीडियो शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, सो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर अपन आगे की तरफ चलते हैं। सो ये मैंने आपको मध्य प्रदेश का कुछ ऐतिहासिक वर्णन दिया।
कि प्राचीन काल में मध्य प्रदेश कैसा था, आजादी से पहले क्या था, आजादी के बाद क्या था। ठीक है, प्राचीन काल में जैसे मैंने बताया कि दो महाजनपद मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती थी। आजादी से पहले यहाँ पर सिंधियाओं का, बघेलों का, बुंदेलखंडियों का शासन था, और आजादी के बाद ABC 3 पार्ट बने। उसके बाद में फिर मध्य प्रदेश का गठन हुआ, जो कि 2000 में पुनः विखंडित हुआ और एक नए राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का उदय हुआ, और मध्य प्रदेश अपना अलग एक नया राज्य बना। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश का थोड़ा सा मैंने आपको शॉर्ट में एक इतिहास बताया है मध्य प्रदेश का। आगे अपन देखते हैं इसको डिटेल में। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड। सो मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था किस प्रकार की है उसको अपन समझते हैं। अब वर्तमान में आजादी के पश्चात जब राज्य का गठन हो गया, उसके बाद मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था कैसे चल रही है उसको अपन देखते हैं। तो भारतीय संविधान में केंद्र के समान ही राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान है। यानी कि जो केंद्र में भी हमारे यहाँ संविधान के द्वारा संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान है, और उसी प्रकार से जो है राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे केंद्र में एक संसद होती है और वहां पर चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं जिनको सांसद बोला जाता है, ठीक है, और उसको सामान्य बोलचाल की भाषा में लोकसभा और राज्यसभा 2 खंडों में विभाजित होती है वो आपकी। उसी तरीके से राज्यों के अंदर भी आपका जो है एक चुनी हुई सभा होती है जिसको विधानसभा या विधानमंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और इसमें भी चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं जिनको आपका विधायक कहा जाता है। MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जाना जाता है, MLA के नाम से या विधायक के नाम से इनको जाना जाता है, जो कि राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और विधानसभा में बैठते हैं। तो इसको संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? आपका संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, केंद्र के समान ही राज्यों में भी विभिन्न प्रशासनिक शक्तियों को शासन के विभिन्न अंगों में बांटा गया है, जो कि निम्न प्रकार से हैं। तो आप एक यहाँ पे चार्ट देख रहे होंगे। इस चार्ट में ये बताया गया है कि मध्य प्रदेश में शासन व्यवस्था के अंग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका राज्य विधायिका। राज्य विधायिका आता है आपका, फिर राज्य कार्यपालिका, राज्य न्यायपालिका, स्थानीय शासन या स्थानीय सुशासन, और संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व। तो ये 5 तरीके से शासन व्यवस्था को बांटा जाता है किसी भी राज्य में। केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं चल रही है, आप कोई भी स्टेट होगा उसमें शासन व्यवस्था इन्हीं 5 खंडों में बटी होती है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तो 3 मुख्य खंड है। इसके बाद में स्थानीय शासन जिसको पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, और फिर आपका केंद्र में भी उस राज्य का कुछ प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है, तो वो भी आपका आता है। तो इनको मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझा देता हूं क्या चीजें होती हैं। विधायिका क्या होती है आपकी? विधायिका यानी कि आपका पूरा विधानमंडल जिसका काम होता है नीतियों का निर्धारण करना, नीतियां बनाना, ठीक है, ये विधायिका कहलाती है। इसमें आपके 2 खंड आते हैं, राज्यपाल आता है और विधानसभा आती है आपकी, ठीक है। राज्यपाल और विधानसभा ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब विधानसभा में कौन बैठता है? आपका सारे विधायक बैठते हैं विधानसभा में, चाहे वो पक्ष के विधायक हो चाहे विपक्ष के विधायक हो। सारे विधायक कहाँ बैठेंगे? आपके जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं या मनोनीत प्रतिनिधि हैं वो सब कहाँ पे बैठते हैं? आपके विधानसभा में बैठते हैं। इसी प्रकार से राज्य का शासन प्रमुख होता है राज्यपाल, जो एक संवैधानिक प्रमुख जो होता है राज्य का, वो कौन होता है? राज्यपाल, ठीक है। सो इसको अपन आगे पढ़ेंगे राज्यपाल को। तो ये 2 खंड होते हैं राज्य विधायिका के। इनका काम क्या होता है? इनका काम आप अच्छे से समझ लें। राज्य विधायिका का काम होता है राज्य के संबंध में नीतियों को निर्धारित करना, नीतियां बनाना, है ना, पॉलिसीज बनाना, नीतियां बनाना। ये किसका काम होता है? विधायिका का काम होता है, ठीक है। फिर कार्यपालिका का क्या काम होता है? जो नीतियां बनाई गई हैं
उनका क्रियान्वयन करना, ये किसका काम होता है? कार्यपालिका का होता है। कार्यपालिका उन नीतियों को जो कि विधायिका के द्वारा बनाई गई हैं उनका क्रियान्वयन करवाती है। इसके दो खंड होते हैं कार्यपालिका के भी, एक तो मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद आ जाती है ना, और एक आपका जो है इसमें प्रशासनिक अधिकारी आते हैं। तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद कुछ अलग से नहीं होते हैं। जो विधानसभा में जो विधायक चुन के जाते हैं उन्हीं में से जिनके पास में बहुमत होता है, जिस पक्ष के पास में बहुमत होता है वो अपना एक नेता चुनता है जिसको मुख्यमंत्री बोला जाता है राज्य के अंदर, ठीक है। जो चुना हुआ नेता होता है सदन के द्वारा, जो बहुमत वाला जो पक्ष है या बहुमत वाली जो पार्टी है उसके द्वारा जो नेता चुना जाता है उसको मुख्यमंत्री बोला जाता है। और इसी प्रकार से वो मुख्यमंत्री अपनी सुविधा के लिए, अपने काम करने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करता है, अपने सहयोग के लिए कुछ लोगों को चयन करता है उन्हीं विधायकों में से, और वो आपका मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या काम करते हैं? ये मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद अन्य विधायकों के सहयोग से उनकी सलाह लेकर के नीतियों को बनाते हैं। ये क्या काम करते हैं? आपके विधानसभा में जितने भी विधायक हैं, ठीक है, उन सबकी सलाह सहयोग से नीतियां निर्धारित की जाती हैं, बनाई जाती हैं, और फिर जब ये नीतियां बन जाती हैं तो इनको लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रशासनिक अधिकारियों की होती है। तो दो शब्द आते हैं यहाँ पे, मैंने पहले भी आपको शायद एक दो बार बताया है। दो शब्द आते हैं, एक शब्द आता है आपका शासन आता है, ठीक है, आप इनमें अंतर समझें, शासन, और एक शब्द आता है आपका प्रशासन, ठीक है। शासन और प्रशासन, इन दोनों में अंतर समझना बहुत आवश्यक है कि इन दोनों में क्या अंतर है। बहुत पर्याप्त अंतर है इन दोनों में, शासन और प्रशासन के मध्य में, ठीक है। सो क्या अंतर है इनमें मैं आपको समझा देता हूं। पहले तो इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो बता देता हूं मैं आपको। शासन यानी गवर्नेंस कहलाता है इंग्लिश में, गवर्नेंस, ठीक है। शासन यानी गवर्नेंस और प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। प्रशासन का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन और शासन का मतलब होता है गवर्नेंस। तो शासन क्या है आपका? शासन यानी शासन में कौन कौन आ गए? मुख्यमंत्री आ गया, मंत्रिपरिषद आ गई, विधानमंडल पूरा आ गया, आपका राज्यपाल आ गया, ये सब कौन है? आपकी शासन है ये आपका पूरा। इनका काम क्या है? इनका काम है नीतियां बनाना, ये सब कानून बनाते हैं, है ना। विधानसभा के सारे चुनी हुई सरकार के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो कानून का प्रस्ताव लेकर के आते हैं, और उस प्रस्ताव पर ऐसा नहीं है कि वो खुद लागू कर देंगे, जितने विधायक हैं सबकी उसमें सहमति होनी चाहिए, 2/3 बहुमत होना चाहिए। फिर वो एक लंबी प्रक्रिया है, उसको अपन एक अलग से समझे थे, ये पूरा आपका पॉलिटिक्स के अंतर्गत आता है। तो एक लंबी प्रक्रिया के तहत जो आपका बिल है वो कानून में परिवर्तित होता है, यानी बिल किस में बदलता है? एक्ट में बदलता है, और जब वो एक्ट में बदल जाता है तो वो कानून बन जाता है। अब मान लो सरकार ने एक कानून बना दिया कि जो हेलमेट नहीं लगाएगा उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, ये एक कानून बन गया। अब ये कानून बन गया तो इसको लागू कौन करवाएगा? लागू करवाने मुख्यमंत्री नहीं जाएगा, ना मंत्री लोग जाएंगे लागू करवाने, ना कोई विधायक जाएगा। लागू करवाने का काम किसका होता है? प्रशासनिक अधिकारियों का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रशासन आ जाता है आपका। तो शासन नीतियां बनाता है, प्रशासन उन नीतियों को लागू करवाता है। प्रशासन क्या करता है? आपका नीतियों का अनुकरण करता है ना। जो नीतियां शासन के द्वारा बनाई जाती हैं उन नीतियों का अनुकरण कौन करता है? प्रशासन करता है। तो ये आपको समझना है। तो ये पूरा विधायिका आपको समझ में आ गई होगी मुझे जहां तक लगता है, और कार्यपालिका आपको समझ में आ गई होगी क्या होता है। विधायिका यानी जिसमें राज्यपाल और विधानमंडल आता है पूरा। कार्यपालिका जिसमें मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक अधिकारी आते हैं। दो अलग अलग स्तर हैं आपके, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद ये विधानमंडल में से होते हैं आपके, और आपका कार्यपाल जो ये प्रशासनिक अधिकारी हैं ये आपका जब नीतियां बन जाती हैं, कानून बन जाता है, उसके बाद में इसको लागू करवाने की जिम्मेदारी होती है किसकी? विधान जो आपका प्रशासनिक अधिकारी होती हैं उनकी जिम्मेदारी होती है इन नीतियों को लागू करवाना, ठीक है। सो ये दोनों चीजें समझ में आई हैं। अब इसके बाद में न्यायपालिका। अब न्यायपालिका का क्या काम है? देखो, विधायिका ने कानून बना दिया, ठीक है, विधायिका का काम था कानून बनाना। सबने मिलकर के सारे जितने भी आपका मुख्यमंत्री थे, मंत्रिपरिषद था, ये कानून का प्रस्ताव लेकर के आए, विधानसभा में उस पर बहस हुई,
अगर उसमें मत उतने पड़ गए तो वो कानून का रूप ले लेगा, राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर देगा, वो कानून आपका बन जाएगा। जब कानून बन गया तो उसको लागू किसने करवाया? प्रशासनिक अधिकारियों ने, यानी कि प्रशासन ने। ठीक है। अब मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसको नहीं मानना है, तो उसको दंड का भी प्रावधान होना चाहिए। तो जो कानून को नहीं मानता है उसको दंड देने का अधिकार किसका है? न्यायपालिका का है। ठीक है। न्यायपालिका क्या काम करेगी? जो कानून विधायिका के द्वारा बनाए गए हैं, यदि उन कानूनों को प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा लागू करवाया जा रहा है और कोई उसका पालन नहीं करता है, कानूनों का पालन नहीं करता है, तब उसको दंड देने का अधिकार न्यायपालिका के पास में होता है। ठीक है। यानी प्रशासन खुद से दंड नहीं दे सकता, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी खुद से किसी को दंड नहीं दे सकता है। ठीक है। प्रशासन केवल उसको पकड़ सकता है और पकड़ के न्यायपालिका में आपका जो है प्रस्तुत करेगा। न्यायपालिका फिर जो है, न्यायपालिका का काम है कि उसके अपराध के हिसाब से उसको दंड दिया जाता है। ठीक है। तो ये काम होता है न्यायपालिका का। इसके दो खंड होते हैं आपके, न्यायपालिका के भी दो भागों में बांट सकते हैं अपन। राज्य स्तर की बात चल रही है यहाँ पे, केंद्र स्तर की बात नहीं चल रही है। तो राज्य स्तर में इसके दो खंड होते हैं। एक तो उच्च न्यायालय होता है जो कि पूरे प्रदेश में एक ही होता है आपका, है ना। उसकी खंडपीठ अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उच्च न्यायालय एक ही होता है। और एक आपका उसके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं जो कि हर राज्य में, हर जिले में एक एक होता है, जिसको जिला सत्र न्यायालय के नाम से जाना जाता है। अपन आगे इसको पढ़ेंगे। ठीक है। जिला सत्र न्यायालय क्या होता है? ठीक है। हर जिले में एक न्यायालय होता है और एक हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है जो कि राज्य में एक होता है आपका। ठीक है। तो इस तरीके से न्यायपालिका होती है आपकी, जो कि कानूनों को लागू ना करने वालों को दंडित करती है। ठीक है। आया समझ में? तो ये सारी तीनों चीजें आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होंगी। यदि इन तीन में कोई समस्या हो तो आप पूछें, नहीं हो तो फिर इन दो को भी मैं समझा देता हूं, इन दो का क्या उपयोग। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में कोई डिफरेंस, शासन प्रशासन में कोई अंतर कुछ ना समझ में आया हो, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, यदि इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। नहीं तो फिर मैं आगे बताता हूं। आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट। तो ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, विधायिका बताई, कार्यपालिका बताई, न्यायपालिका बताई, कानून बनाना, कानूनों को लागू करवाना और लागू ना होने पर या लागू मानने ना मानने पर जो है दंड का प्रावधान करना, ये न्यायपालिका का काम है। अब स्थानीय शासन व्यवस्था कहां से आई है आपकी? तो स्थानीय शासन व्यवस्था जो है आपकी, ये आपका संवैधानिक संशोधन 74, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत जो है आपका स्थानीय शासन व्यवस्था का प्रावधान है। ठीक है। इसमें पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय सुशासन आपका आता है, यानी कि पंचायतों को आपका जो है एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है इसके तहत। यानी पंचायतें भी अपने स्तर पर अपने क्षेत्र के लिए कानूनों का निर्माण कर सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आपका विधानसभा में रहता है आपका, वो कानूनों का निर्माण करता है, ऐसे ही पंचायत के पास भी ये अधिकार होता है कि वो अपने क्षेत्र के लिए कानूनों का निर्माण कर सकती है। लेकिन वो कानून आपके वायलेट नहीं करने चाहिए राज्य शासन के कानूनों को। ऐसा नहीं है कि राज्य शासन कोई कानून बना रही है और आपका पंचायत व्यवस्था उसको हटा करके अपनी तरफ से कोई नया कानून जोड़ दे, ऐसा नहीं है। पंचायती व्यवस्था में पंचायत अपने हिसाब से संविधान के दायरे में रह करके अपने क्षेत्र के लिए कोई भी नियम बना सकती है। ठीक है। बाकी अपन इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, जब किस तरह के नियम बना सकती है, कौन से नियम उसको लागू करने का अधिकार है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये पंचायती राज व्यवस्था होती है जो गांव स्तर पर होती है। अगर अपन नगर स्तर पर बात करें या जिला स्तर पर बात करें तो वहां पर आपका नगरीय सुशासन होता है ना, जिसमें नगर पंचायत आती है, नगर पालिका आती है और नगर परिषद आती है, और आपका एक और आता है आपका, क्या बोलते हैं उसको, नगर परिषद, नगर निगम आता है आपका। तो जितना बड़ा आपका जिला है, जितना बड़ा क्षेत्र है, उसके हिसाब से जो है ये बनती है ना। अगर गांव है तो ग्राम पंचायत बनेगी, छोटा नगर है तो नगर पंचायत बनेगी, ज्यादा बड़ा है तो नगर पालिका बनेगी, उससे बड़ा है आपका तो जो है नगर निगम बनता है। और इनके पास में भी ये अधिकार होता है कि ये स्थानीय स्तर पर जो है अपने कानून ला सकते हैं। यानी राज्य सरकार के कानून तो चलेंगे ही, अगर वो खुद से भी चाहे तो कोई स्थानीय स्तर पर कानून लेकर के
आ सकते हैं और उसको लागू करवा सकते हैं अपने क्षेत्र की जनता से, यानी उस जिले की जनता से उसको लागू करवाया जा सकता है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा, अभी हाल ही में बहुत ज्यादा हुआ है आपका ये लॉकडाउन जो चला है, उसमें अपने यहाँ से ही एक कानून निकल गया कि सिपरी जिले में इस डेट को लॉकडाउन रहेगा, तो यानी वो स्थानीय स्तर पे चल रहा है। अब हालांकि इस पे मना हो गया है, अब कोई भी अपनी तरफ से नहीं कर सकता है, लेकिन पहले ऐसे था आपका, है ना, स्टार्टिंग में जब ये स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन लगना, तो स्थानीय स्तर पर भी लॉकडाउन लगाया जाना संभव था। तो ये जो व्यवस्था है आपकी, ये स्थानीय सुशासन व्यवस्था कहलाती है। संवैधानिक संशोधन 73वें और 74वें यानी 73 और 74th में इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। और मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य था, ये भी आपको याद रखना है। मैं आगे इसको और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित तथ्यों को अपन और ज्यादा आगे पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है ये स्थानीय स्वशासन प्रणाली आपको समझ में आ गई होगी क्या होती है, ठीक है। अब अगले नंबर पे है इसमें आपका संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व क्या है आपका, मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी व्यक्ति चुने जाते हैं चुनाव के द्वारा, वो अपने राज्य की विधानसभा में बैठते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, विधायक बोलते हैं, है ना। हमारे यहाँ से जितने भी नेता चुने जाते हैं, हम जिनके लिए वोटिंग करते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, विधायक कहलाते हैं। और वो राज्यसभा में बैठते हैं, सॉरी राज्यसभा में नहीं, विधानसभा में बैठते हैं। अब लेकिन ये तो राज्य की बात हो गई, लेकिन राज्य की बात को केंद्र में कौन उठाएगा, केंद्र में उनकी बातें कौन करेगा, केंद्र में राज्य के मुद्दों को कौन लेकर के जाएगा, तो उसके लिए राज्यसभा का गठन किया गया है केंद्र में। केंद्र में दो खंड बनाए गए हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। राज्यसभा में राज्य के क्षेत्र से जो व्यक्ति हैं उनको चुन करके भेजा जाता है, ठीक है। इसके भी दो खंड हैं आपके संसद में, दो तरीके से लोकसभा और राज्यसभा, दो अलग अलग जगह पर जो है आपका राज्यों से सांसद चुन करके जाते हैं। तो जो लोकसभा में सांसद चुन के जाते हैं आपके, वो सांसद अलग हैं आपके, वो लोकसभा में बैठेंगे। और जो राज्यसभा में चुन करके जाते हैं वो आपके राज्यसभा में बैठते हैं, राज्यसभा सांसद के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। लोकसभा के सांसद मिलकर के आपका प्रधानमंत्री, जो बहुमत वाला दल होता है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, अपने आप में से एक सिलेक्ट कर लेता है एक नेता को, उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। जबकि राज्यसभा के जो सांसद होते हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और राज्यों के मुद्दों को उठाते हैं संसद के अंदर। तो इस तरीके से संसद में भी राज्य का प्रतिनिधित्व रहता है, लोकसभा के माध्यम से और राज्यसभा के माध्यम से। तो ये मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य के शासन व्यवस्था के अंग को मैंने बताया है। 5 मैंने इसके खंड बताए हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय सुशासन, और आपका केंद्र में प्रतिनिधित्व या संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व, ठीक है। यदि इन 5 में से किसी को कुछ समस्या हो, कोई चीज समझ में ना आई हो, तो आप मेरे से पूछें, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से। अदरवाइज पे मैं स्लाइड चेंज करता हूं और अगली एक नई चीज को मैं बताता हूं। राज्य विधायिका, और राज्य विधायिका में भी मैं आपको क्या बताने वाला हूं, राज्यपाल यानी गवर्नर को अपन पढ़ेंगे अभी पहले, है ना। जैसे मैंने बताया कि किसी भी राज्य में राज्य का संवैधानिक प्रमुख गवर्नर होता है, यानी राज्यपाल होता है। राज्यपाल ही चुनाव करवाता है, चुनाव करवाने के बाद में जो भी जिसके पास में बहुमत आता है उस दल का एक नेता चुना जाता है। राज्यपाल उसको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाता है और फिर वो अपने साथ के सहयोगियों से को लेकर के एक मंत्रिपरिषद का गठन करता है, ठीक है। ये सब राज्यपाल के आदेश पर ही होता है संवैधानिक दृष्टि से। तो राज्यपाल जो है संवैधानिक दृष्टि से राज्य का प्रमुख होता है। तो इसको अपन देखते हैं। संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 के तहत जो है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का प्रावधान है, यानी कि संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 में यानी आर्टिकल 153 में ये प्रावधान है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। संविधान के आर्टिकल 153 कौन से भाग के अंतर्गत, आपका भाग 6 के अंतर्गत। ये याद रखना है आपको, ये फैक्ट है ना। राज्यपाल किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। राज्य में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है, जो कि राज्य का प्रथम नागरिक होता है, यानी कि राज्य का पहला नागरिक या प्रथम नागरिक का दर्जा उसको
मिला होता है किसी भी राज्य के अंदर। 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत, यानी 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत राज्यपाल एक ही समय में एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि एक राज्यपाल किसी एक राज्य में राज्यपाल के पद पर हो और उसी समय पर उसको अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाए किसी अन्य राज्य का, ऐसा हो सकता है आपका। और ऐसा अभी अपने मध्य प्रदेश में ऐसा ही चल रहा है। अभी अपने मध्य प्रदेश के राज्यपाल का निधन हो गया था, आपने सुना होगा, लालजी टंडन का। तो अब वर्तमान समय में अपने राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल है, जो कि जिनको अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। यानी कि वो वैसे राज्यपाल कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश की हैं, लेकिन उनको मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका याद रखना है कि एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल एक ही व्यक्ति हो सकता है एक ही समय पर। ठीक है, ये किससे किया गया है? आपके 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत ये प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं अपन। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? आपके डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया। ये मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे, डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया। 1/11/1956 से 13/6/1957 तक का इनका कार्यकाल था। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। पहले में से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, है ना। अभी लास्ट टाइम में जो एग्जाम हुआ था आपका पटवारी का एग्जाम हुआ था, उसमें हर पर डे हर सेक्शन में एक क्वेश्चन जरूर आता था पहले में से। कभी राज्यपाल का पूछते थे, कभी विधानसभा अध्यक्ष का पूछते थे, कभी मुख्यमंत्री का पूछते थे। तो पहले आपके काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आपको पहले राज्यपाल कौन थे? अपने डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया। 1/11/1956 से 13/6/1957 तक का इनका कार्यकाल था। ठीक है, मध्य प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल है, जो कि 1/7/2020 से कार्यरत है अपने मध्य प्रदेश में वर्तमान समय तक, और जो कि मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल है। और ये जो अभी के टाइम में जो श्रीमती आनंदीबेन पटेल है आपकी, ये आपका इनको अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है, मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है श्रीमती आनंदीबेन पटेल को। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है तथ्य, है ना। और पहली राज्यपाल कौन थी मध्य प्रदेश की? तो शैला गेहवाल थी। पहली राज्यपाल आपकी शैला गेहवाल थी, और दूसरी राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं, जो कि महिला राज्यपाल है। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल राष्ट्रपति। हाँ, राष्ट्रपति कहता है आपका। अनुच्छेद राष्ट्रपति। अनुच्छेद 155 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है आपका राज्यपाल की नियुक्ति करता है। इन आर्टिकल्स को जरूर याद रखना आपका। आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। सर अकेला 55 है या 55 का खा के आए जी? नहीं, 55 ही है आपका, है ना। 55 के तहत कहता है राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति। और 154 में ये प्रावधान है कि राज्यपाल जो होता है आपका, वो जो है आपका केंद्र का प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? राज्य के अंदर केंद्र का प्रतिनिधि होता है, और कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ये भी आपका जो है कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल। ठीक है, तो ये आपको तथ्य याद रखने हैं सारे, है ना। ये किसमें प्रावधान है आपका? 154 में। 154 में क्या प्रावधान है? देखो, 153 में क्या है आपका कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, 153 कहता है। 154 क्या कहता है कि राज्यपाल जो होगा आपका वो केंद्र का प्रतिनिधि होगा और कार्यपालिका का प्रमुख होगा। ये 154 में कहा गया है। 155 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, 155 में बताया गया है। और 156 का के तहत ये बताया गया है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा। ठीक है, और सर 154 क्या कहता है? 156 का है ना ये आपका। नहीं, 154।
154 तो मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल जो है वो राज्य केंद्र का प्रतिनिधि होगा, राज्य के अंदर केंद्र का प्रतिनिधि होगा। ये बात आपका 154 में कही गई है। ठीक ठीक है सर। है ना। 154 में ये, बाकी ये पूरे आर्टिकल्स मैंने जब पढ़ाया था पॉलिटी, उसमें पूरे आर्टिकल्स बताए थे ये, है ना, कौन कौन से किस में अनुच्छेद में क्या क्या बातें कही गई हैं, है ना। अच्छा, एक तो ये तो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको सौंप सकता है आपका, तो वो भी राष्ट्रपति को ही सौंपता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, तो जो नियुक्ति करता है उसी को जो है त्यागपत्र सौंपा जाता है ना। तो ये भी आपको जो है याद रखना है। चलो अब अपन आगे अगली स्लाइड में देखते हैं। अब यहां पर आपको मध्य प्रदेश के राज्यपालों की सूची दी गई है ना, काफी इंपोर्टेंट है मध्य प्रदेश के राज्यपालों की सूची। तो इसमें नाम, कार्यकाल और विशेषताएं यदि कोई है तो, है ना, राज्यपालों की सूची से संबंधित। तो सबसे पहले डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया, इनका कार्यकाल आपका 1/11/1956 से 13/6/1957 तक का था, और ये मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। ये इनकी विशेषता है और इसी के लिए आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, बी पट्टाभी सीतारमैया। हर विनायक पाटस्कर, ये आपका 57 से 65 तक के बीच था और इनका सर्वाधिक लंबा कार्यकाल था। यानी अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में किस राज्यपाल का सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल रहा है, तो हर विनायक पाटस्कर का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। 57 से लेकर के 1965 तक का ये मध्य प्रदेश में राज्यपाल रहे हैं। ये सी केसी रेड्डी का आपका 1/11/2/1965 से 2/2/1966 तक का इनका आपका टाइम पीरियड रहा है, कार्यकाल रहा है। 11/2/1965 से 2/2/1966 तक। आप लास्ट में एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेना स्लाइड का, है ना। जस्टिस पीवी दीक्षित 3/2/66 से 9/2/66, बहुत कम समय के लिए है। देखो आप इसमें 3/2/66 से 9/2/66 तक, और ये आपके कार्यवाहक राज्यपाल थे, ये आपको ध्यान में रखना है ना। जस्टिस थे यानी ये जज थे। जब राज्यपाल अपने पद पर एकदम या त्यागपत्र दे देता है या फिर आपका उसकी मृत्यु हो जाती है पद पर रहते हुए, तो ऐसा प्रावधान है कि हाई कोर्ट के जज को राज्यपाल बना दिया जाए उस समय तक के लिए, जब तक नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो जाती है। तो जस्टिस पीवी दीक्षित जो है आपके, उनको कुछ अल्प समय के लिए यानी कि 3 तारीख से 9 तारीख तक के लिए आपका जो है इनको राज्यपाल बनाया गया था। एक कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। ठीक है, फिर दोबारा से केसी रेड्डी आ गए आपके 10/2/1966 से 7/2/1971 तक। सत्यनारायण सिंह 8/2/1971 से 13/10/1977 तक। निरंजन नाथ बांचू, ये कब से हैं आपके 14/10/77 से 16/8/78 तक। और सी चिपदया मुथना, ये भी आपके मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, और कब से कब तक रहे हैं आपके 17/8/1978 से 29/4/1980 तक ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। तो आप एक इसको स्क्रीनशॉट लो, अपन 1980 तक आ गए हैं इसमें। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद में आए आपके सी भगवत दयाल शर्मा 3/4/80 से 25/5/81 तक भगवत दयाल शर्मा आए। फिर दोबारा से एक एक्टिंग गवर्नर आए आपके जस्टिस जीपी सिन्हा 26/5/81 से 9/7/1981 तक, लगभग 2 महीने तक जो है आपके, ये 1.5-2 महीने तक जो है राज्यपाल के पद पर रहे हैं। कार्यवाहक राज्यपाल थे ये आपके। फिर वापस से भगवत दयाल शर्मा आए 10/7/81 से 20/3/83 तक। के एम चांडी
15/5/1984 से 30/11/1987 तक। जस्टिस एन.डी. ओझा, ये वापस से आपका जो है जस्टिस आए आपके एक कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में 1/12/1987 से 29/12/1987, लगभग 1 महीने तक जो है ये राज्यपाल रहे हैं। एक्टिंग गवर्नर थे ये, आपके कार्यवाहक राज्यपाल थे। C.K.M. चांडी वापस से आए आपके 30/12/87 से 30/3/1989 89। श्रीमती सरला ग्रेवाल, ये इनका टाइम पीरियड जरूर ध्यान में रखना आप, 31/3/89 से 5/2/1990 तक मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरला ग्रेवाल, ये आपको तथ्य याद रखना है, इंपोर्टेंट तथ्य है। इसके बाद में आपका महमूद अली खान, तो ये महमूद अली खान जो है आपके, ये कुंवर महमूद अली खान 6/2/1990 से 23/6/1993 तक इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, सो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें, है ना। ये मैंने आपको 18 राज्यपालों की सूची बता दी। आगे और देखते हैं अपन, अभी कुछ और फैक्ट देखते हैं। डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी, ये 24/6/93 से 21/4/98 तक रहे हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल। डॉक्टर वाही महावीर 22/4/1998 से 6/5/2003 तक राज्यपाल रहे हैं ये आपके। श्री राम प्रकाश गुप्ता 7/5/2003 से 1/5/2004 तक राज्यपाल रहे हैं ये श्री राम प्रकाश गुप्ता। कृष्ण मोहन सेठ, तो कृष्ण मोहन सेठ आपके 2/5/2004 से 29/6/2004 तक रहे हैं, ये भी आपके कार्यवाहक राज्यपाल के पद पर रहे हैं। फिर डॉक्टर बलराम जाखड़, ये 30/6/2004 से 29/4/2009 तक डॉक्टर बलराम जाखड़ राज्यपाल रहे हैं मध्य प्रदेश के। फिर श्री रामेश्वर ठाकुर, रामेश्वर ठाकुर आपके 30/6/2009 से 7/9/2011 तक जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। इसके बाद में नाम आता है श्री राम नरेश यादव। राम नरेश यादव जो है आपके 8/9/2011 से 7/9/2016 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, है ना। 11 से 16 तक 5 साल तक ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। इसके बाद में नंबर आता है आपका श्री ओम प्रकाश कोहली, ओपी कोहली के नाम से इनको जाना जाता है, और ये 8/9/2016 से 23/1/2018 तक ये राज्यपाल रहे हैं। और ये इनके पास में अतिरिक्त प्रभार था, राम नरेश यादव की डेथ हो गई थी और उसके बाद में इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। ठीक है, और ये अतिरिक्त प्रभार था, यानी कि ये 2 राज्यों के राज्यपाल थे। तो पहले ये गुजरात के राज्यपाल थे और इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था मध्य प्रदेश का, यानी गुजरात के राज्यपाल थे और इनको अतिरिक्त प्रभार कहाँ का दिया गया था, मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था श्री ओम प्रकाश कोहली को। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें, है ना, और फिर अपन अगली स्लाइड को देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड समझते हैं। इसके बाद फिर आई आपकी ओपी कोहली के बाद में श्रीमती आनंदीबेन पटेल राज्यपाल बनी अपनी मध्य प्रदेश की, जो कि 23/1/2018 से 29/7/2019 तक मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही है आनंदीबेन पटेल, है ना। ये द्वितीय महिला राज्यपाल थी। पहला महिला राज्यपाल मैंने आपको बताई श्रीमती सरला ग्रेवाल थी, और दूसरी महिला राज्यपाल कौन सी है आपकी, श्रीमती आनंदीबेन पटेल, जो कि 2019 तक रही हैं। इसके बाद में फिर आए आपके श्री लालजी टंडन, लालाजी टंडन नहीं है, श्री लालजी टंडन है ये आपके, और ये जो है आपका 29/7/2019 से 21/7/2020 तक जो है आपका मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। 21/7/2020 में इनका निधन हो गया, पद पर रहते हुए इनका निधन हो गया लालजी टंडन का। जब इनका निधन हो गया तो फिर
किसी न किसी को राज्यपाल बनाना था, तो वापस से श्रीमती आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश की राज्यपाल बनाया गया, जो कि उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं वर्तमान में, और इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है कहाँ का, मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो अभी इस तरह से वर्तमान में मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है, श्रीमती आनंदीबेन पटेल है, अतिरिक्त प्रभार इनको मिला हुआ है। सो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल आपको दिखाई दे रहा होगा, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया थे, आपके प्रथम राज्यपाल थे ये मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल। और वर्तमान राज्यपाल कौन है आपकी, आनंदीबेन पटेल, ये मध्य प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल है। ठीक है, तो ये मैंने आपको मध्य प्रदेश के राज्यपालों के संबंध में सारी डिटेल जानकारी दी है। ठीक है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल जितनी अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दी है, क्योंकि अपन पॉलिटिकल नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे अपन जीके एमपी जीके पढ़ रहे हैं, लेकिन जितनी आवश्यक थी उतनी मैंने दी। कभी अगर भविष्य में पॉलिटिकल पढ़ाने का मौका मिला तो मैं वहां पे आपको पूरी डिटेल जानकारी दूंगा, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, शक्तियां क्या होती हैं, किन अनुच्छेदों के तहत इसमें राज्यपाल का काम आता है, वो सारी चीजें फिर अपन आगे कभी पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये मैंने एक ब्रीफ डिटेल आपको मध्य प्रदेश के राज्यपालों के संबंध में दी है, आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें। अब मैं कल आपको जो है अन्य आगे के टॉपिक इसमें जो है मध्य प्रदेश का राज्य व्यवस्था, इससे संबंधित मैं आगे के टॉपिक आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और यदि किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।